एक लास्ट चीज़ बची हमारी, कौन सी? उन तीन चीज़ों में से लास्ट चीज़ बची है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव या फिर जस्ट बनाती है। वो कौन सी है? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका देखो, सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन को जानते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो एक इंस्टीट्यूशन वो होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है या एंगेज होता है काय में? लॉ मेकिंग में, ये लैम नहीं है, लॉ है, लॉ मेकिंग में, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। किस में पार्टिसिपेट करे? लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करे या फिर लॉ को एनफोर्स करने में पार्टिसिपेट करे। ये क्या होता है? ये इंस्टीट्यूशन होता है। अब देखो, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अगर इसी को हम डिकोड करें, इस हेडिंग को, तो क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? यानी उनको जो है ना एक बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड मैनर में इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, अभी देखेंगे कैसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं मेनली, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट न करे या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन पर मोनोपोली ऑफ पावर को उसको हासिल ना हो जाए किसी एक इंस्टीट्यूशन को। तो ये मतलब होता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का। अब इंस्टीट्यूशन क्या है हमने देख लिया। इंस्टीट्यूशन वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करे या फिर लॉ को एनफोर्स करने में पार्टिसिपेट करे। अब मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? एक देखो, लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग करता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इनेक्ट करता है या फिर एनफोर्स करता है, जुडिशरी जो लॉ को देखता है कि ये लॉ सही है नहीं है या फिर चेक करता है। ठीक है, तो ये मेनली पॉलिटिकल तीन तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। तो अब इस हेडिंग का मतलब देखते हैं, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं ना, अब जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशंस हैं ये, तो इनकी अपनी अपनी पावर्स भी होंगी कुछ, राइट। जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेचर का पावर, इसकी पावर क्या है कि लॉ मेकिंग करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव लॉ को एनेक्ट करता है या एनफोर्स करता है। जुडिशरी फिर चेक करता है, क्या चेक करती है कि वो लॉ जो है सही है नहीं है, और फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट हो तो उस लॉ को जो है ना जुडिशरी नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है, राइट। अब ये देखना है हमें यहाँ पे कि ये जो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किया गया है या नहीं किया गया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशन यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दे या फिर जुडिशरी इन दोनों पे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। या फिर इनको बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किया गया है, सबके बीच में, है ना, सबके माबैन, सबके दरमियान जो है इक्वली पावर को शेयर किया गया है। तो हम इसको देखते हैं और यही मतलब होता है कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है ना। तो अब देखते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन, है ना, मोनोपोली ऑफ पावर एक्वायर न कर ले, है ना, मोनोपोली ऑफ पावर एक्वायर न कर ले। मतलब यह है कि इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एक इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली ऑफ पावर ना हासिल हो जाए, मोनोपोली ऑफ पावर ना मिल जाए कि वो बाकी के दो इंस्टीट्यूशंस पे क्या करें, डोमिनेट करने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब होता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का, यानी कि देयर इज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, है ना। यानी वहाँ पे क्या है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होता है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होता है मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, है ना, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो ये चेक करते रहते हैं, तो एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम वहाँ पर मौजूद होता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन मोनोपोली ऑफ पावर एक्वायर नहीं कर पाती है, किसी को भी मोनोपोली नहीं मिलती है। अब देखते हैं, एक्सक्यूज मी, अब देखते हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया जाता है, ये क्या है। अब हम इन तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही समझेंगे क्या होता है। देखो, इन तीन इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो है ना पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग होती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, इन तीनों के पास पावर शेयरिंग होती है। अब ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किया गया है। क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि दे कैन चेक ईच अदर
वो एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूशन से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव के लिए भी जरूरी है क्या कि वो आंसर करे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को। अब गाइस देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसे क्वेश्चन कर सकता है और एग्जीक्यूटिव क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है ना, किन बातों की जवाबदेही इसके लिए ज़रूरी हो जाती है, कैसे ज़रूरी हो जाती है, ये हम आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इस वजह से यहाँ सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, फंक्शंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी चीज़ें इफेक्टिव या जस्ट बनाती हैं। तो इस वजह से हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, बट इन चीज़ों को हम इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं, इसलिए हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस इतना समझेंगे कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि पावर शेयरिंग होती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस मेनली पॉलिटिकल, क्या क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट बैलेंस्ड वे में इनको डिज़ाइन किए जाने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं, है ना। अब उसी की हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसी का क्या एग्जाम्पल, कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकता है और एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल है किसको, लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से और आगे देखते हैं, जुडिशरी है, तो जुडिशरी भी किसी लॉ को क्या कर सकती है, किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। किस केस में, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, अगर कोई कानून, कोई आइन, कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रेक करे। ठीक है, तो जुडिशरी इस केस में उस लॉ को क्या कर सकती है, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर जुडिशरी के पास है। यानी हमें जो है ना साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना एग्जिस्ट करता है ना। यही मतलब किसका होता है, यही मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशंस को जो है ना बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किए जाने का। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किया जाता है। एक चीज़ हमने देख ली क्या, कि पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग होती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट वहाँ पे एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, और हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, यानी ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका क्या मतलब होता है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है कि तुम जब चाहो इसको बदल दो, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा भी नहीं है कि इसको कभी बदल ही नहीं सकते। अगर ज़रूरत पेश भी आ जाए, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए, अगर कभी ऐसी ज़रूरत हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है ना, बहुत सख्त ज़रूरत है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा भी नहीं है कि इसको हम बिल्कुल बदल ही नहीं सकते या अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते इसमें, तो ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम हमेशा इसको बदलते रहो, जब चाहो बदलते रहो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो जो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन सकता है, नहीं छीन सकता। और कोई ऐसा कानून अगर बना भी दे सरकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, है ना, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो ऐसे कानून को भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तौर पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। ठीक है, इस तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। बट अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या है, मान लो अभी सोसाइटी में जो है ना, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की ज़रूरत है इन द सेंस के हमें जो है ना एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, किसी सोसाइटी में जो है ना, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो अब ऐसा है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड नहीं कर सकते, है ना, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट जो है ना किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आप बताना कि कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट का जिक्र है। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत पड़ने पर हम अमेंड कर भी सकते हैं, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहो बदल दो। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो ये क्या देखा हमने कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन किया गया है।
अब एक लास्ट चीज़ है, हम उसको देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है ना। ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये इवॉल्व करता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता रहता है और चेंजिंग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करता रहता है। और देखते हैं, फिर समझते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, जो नेसेसिटी है, किस बात की नेसेसिटी, कि कभी सोसाइटी के नीड्स जो है, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब कहने का वही है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त अमेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा सकता है, इसका मतलब वहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, है ना, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग। टाइम टू टाइम हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। तो इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवॉल्व होता रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना चेंजिंग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करता रहता है। जैसे शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, बट आज की डेट में देखोगे तो कितने सारे आर्टिकल्स हैं। ये आप बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल जो है कितने आर्टिकल्स हैं, है ना। तो बताने का मकसद ये है कि इतने आर्टिकल्स हैं, है ना। तो इतने आर्टिकल्स क्यों हुए, अमेंडमेंट के थ्रू हुए। अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखना था, सोसाइटी में जो है ना, सोसाइटी की नीड्स ऐसी हमें महसूस हुई कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा प्रियम्बल ही है ना, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जो है इनिशियली नहीं थे, जब उस प्रियम्बल को तैयार किया गया था तो उस वक्त नहीं थे कुछ वर्ड्स, जैसे सेक्युलर है फॉर एग्जांपल, है ना। तो इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया, है ना, 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, राइट। तो ये क्या हो रहा है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये चेंजिंग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये इवॉल्व कर रहा है टाइम टू टाइम, मॉडिफिकेशंस की नेसेसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है ना। इसी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है।